तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका विस्फोट लर्निंग एकेडमी के इस नए वीडियो में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपकी कक्षा 10वीं विज्ञान जो छत्तीसगढ़ पैटर्न पर आधारित है उसके अध्याय पाठ 1 की शुरुआत आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। वीडियो एकदम सहज सरल और आसान भाषा में विद कंसेप्ट आपको सारे टॉपिक्स बताए जाएंगे। और हाँ, ये वीडियो पूरी तरह से 100% हिंदी मीडियम वाले बच्चों को हिंदी में समझाई जाएगी। तो आइए बिना देर के वीडियो को शुरू करें। तो अध्याय 1 जिसका नाम है जीवों का विकास, इवोल्यूशन। तो जीवों का विकास, सबसे पहले अध्याय को शुरू करने के लिए हम कुछ बातों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले कि हमें जीवों का विकास पढ़ने से पहले हमें अपने आप से 3 प्रश्न पूछना चाहिए। कौन कौन सा? सबसे पहला कि जीव है क्या, आखिर जीव क्या है, और जीवों की उत्पत्ति और विकास, इसका विकास कैसे हुआ, जीवों की उत्पत्ति कैसे हुई, इसका विकास कैसे हुआ, इसका अध्ययन, मतलब ये प्रश्न हमारे मन में उठना चाहिए। और जीवों के विकास का अध्ययन आखिर किसने किया, किसने यह पता लगाया कि जीवों का विकास किस प्रकार से संभव है। तो सबसे पहले इस पाठ को पढ़ने से पहले खुद से हमें 3 प्रश्न करना होगा और इन तीनों प्रश्नों का उत्तर हमें इस पाठ के अंतर्गत जानना होगा। तो आइए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले जीव क्या है। तो जीव क्या है, कभी आपने सोचा है? बिल्कुल सोचा होगा। भाई जीव क्या है? सजीव, जिसके अंदर जान है, जो कि जिसमें जीवन पर्यंत वृद्धि होती है, वृद्धि और विकास होता है, वही क्या है? हमारा जीव है। वही क्या है? जीव है। जैसे अगर मनुष्य को देख लीजिए, पहले इतना सा होता है, फिर इतना 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 इतना, मतलब धीरे धीरे कर क्या करता है? बढ़ता जाता है, जीवन पर्यंत उसमें वृद्धि होती है। अगर हम पौधे की बात करें, लकड़ी की बात करें, तो पौधा अगर जो है, तो पौधा भी क्या होता है? बढ़ता है। तो पौधा सजीव है। लेकिन लकड़ी की अगर बात करें तो लकड़ी निर्जीव है, क्योंकि पौधे को काट देने के बाद वह क्या हो जाता है? लकड़ी हो जाता है। और काट देने के बाद किसी पौधे को वह फिर से नहीं बढ़ता है। तो लकड़ी आपकी जीव नहीं है, पौधा आपका क्या है? जीव है, जिसमें क्या हो? जीवन पर्यंत वृद्धि और विकास देखने को मिले, वही तो है हमारा जीव। तो आपको उत्तर मिल गया होगा कि जीव क्या है। जीव जिसमें जीवन पर्यंत वृद्धि होती है, समय के साथ साथ जीवन पर्यंत उसमें वृद्धि होती है, वह क्या होता है? वृद्धि और विकास होता है, वह क्या होता है? जीव होता है। दूसरा प्रश्न कि जीव की उत्पत्ति और विकास कैसे हुआ, इसी के बारे में इस पाठ के अंतर्गत हम पूरा पढ़ने वाले हैं। तो जीवों की उत्पत्ति कहां से हुई? देखिए, अभी मैं शॉर्ट में आपको बताता चलूं कि एक मतलब साइंटिस्ट, मान लीजिए कि एक साइंटिस्ट थे जो कि जिनका नाम क्या था? डार्विन। तीसरे प्रश्न का आपके जवाब यही होगा कि जीवों के विकास का अध्ययन किसने किया? तो लॉर्ड डार्विन ने किया। जीवों के विकास का अध्ययन किसने किया? लॉर्ड डार्विन ने किया। तो लॉर्ड डार्विन एक साइंटिस्ट थे। ये छोटे से ही इनको जीवों के बारे में या मतलब अपने आसपास की प्रकृति के बारे में जानने का बहुत ही शौक था। ये जितनी भी जानकारी इनको मिलती, सभी जानकारियों को क्या करते? इकट्ठा करते थे। तो इनको एक ऐसा टाइम था, लगभग 1831 से 1836 के बीच का जो समय था, इनको एक ऐसा समय मिला कि एक जहाज थी, पानी की जहाज, जिसका नाम था बीगल। जिसका नाम क्या था? बीगल। तो उसमें उनको एक यात्रा करने का क्या मिला? अवसर मिला। और इनको पहले से ही इनका पेशेंस था ही कि घूमना, तरह तरह की अपनी प्रकृति के मतलब जीवों के बारे में, प्रकृति के आसपास के वातावरण के बारे में, उनके जीवों के आवास के बारे में, ये सब क्या करते थे? अध्ययन करते थे। तो इनको जब बीगल में जाने का सफर मिला, ये एक कप्तान के साथ, मतलब कप्तान के साथी के रूप में, वही देखिए कोई जो पानी का जहाज होता है बहुत विशालकाय होता है, उसमें का जो कप्तान होता है उसके साथी के रूप में इनको चुना गया, यानी इनको लिया गया। तो इनको घूमने का मौका मिला। ये तो वही चाहते ही थे कि घूम करके जीवों के बारे में अध्ययन करें। तो जब इनको मौका मिला तो इन्होंने अध्ययन करना, जीवों के बारे में अध्ययन करना शुरू कर दिया। तो देखिए, ये जीव की उत्पत्ति कहां से हुई, जीव की उत्पत्ति कहां से हुई, यह प्रश्न कुछ इसी प्रकार से है कि पहले मुर्गी आई या अंडा। तो क्या आपके पास इसका जवाब है? अगर है जवाब तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में 1 मिनट का समय निकाल करके जरूर लिखेंगे कि हाँ सर, इसका ये जवाब होगा। तो देखिए, ये तो कुछ उसी प्रकार से है कि सबसे पहले मुर्गी आई या अंडा। आखिर जीव की उत्पत्ति कैसे हुई, जीव का विकास कैसे हुआ? तो देखिए, बहुत सारे वैज्ञानिकों का मत है, हालांकि
ये 100% बात क्लियर नहीं है, या किसी भी वैज्ञानिक मतलब 100% दावा नहीं कर सकते हैं, लेकिन अधिकतर वैज्ञानिकों का यही मानना है कि सबसे पहले हुआ क्या होगा कि समुद्र का जो जल है, समुद्र के जल में ही किसी कोशिका के द्वारा किसी जीव की उत्पत्ति हो गई होगी, और वह जीव धीरे धीरे क्या करता गया, बढ़ता गया, और उसमें कैसे परिवर्तन हुआ, ये सब के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि जीवों का जो उत्पत्ति हुई कैसे हुई। अधिकतर वैज्ञानिकों का यही मत है कि समुद्र में किसी कोशिका के ही द्वारा हुई है। अब देखिए जीवों का विकास क्या है। कोई भी जीव बढ़ता कैसे है, छोटे से बड़ा क्यों होता है, वह क्या करता है, कुछ एनर्जी लेता है, कुछ खाता पीता है, मतलब उसके रहने का खाने का ये सब प्रबंध जब होता है तो वह जीव क्या होता है, बढ़ता है। तो जीवों का विकास इसी प्रकार से धीरे धीरे उस छोटे से जीव की उत्पत्ति हुई समुद्र के द्वारा, और अलग अलग जगह पर चलता गया, और धीरे धीरे उसका विकास होता गया। तो ये रहा आपके तीनों छोटे छोटे प्रश्नों का उत्तर। अब इसी के बारे में हम डीपली इस पाठ के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक रिमाइंडर कराना चाहता हूं कि इस पाठ के अंतर्गत जो कुछ आपको नए वर्ड पढ़ने को मिलेंगे, उन वर्डों को मैंने यहाँ पे लिखा है। आइए थोड़ा सा इस वर्डों को मैं आपको समझा दूं, फिर आगे चलते हैं आपके चैप्टर के हर एक टॉपिक पे। और दूसरी चीज कि जो कुछ भी यहाँ आपको पढ़ाया जाएगा अभी इस वीडियो में, उन सभी चीजों का नोट्स आपको बाकायदे यहाँ लिखा हुआ मिल जाएगा। आप सभी टॉपिक्स का नोट्स अपने उत्तर पुस्तिका में, अपने जो साइंस की कॉपी होगी उस कॉपी में सभी मतलब टॉपिक्स का उत्तर आप लिख सकते हैं और बाकायदे नोट्स बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला बात करेंगे हम कि ये हमारे कौन से हैं, डार्विन भाई साहब। ये हैं हमारे कौन, डार्विन भाई साहब। ये कौन है, डार्विन भाई साहब, जो कि एक साइंटिस्ट हैं। जीवों का अध्ययन किसने किया, डार्विन ने ही किया। जीवों का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया, डार्विन ने किया। तो ये आपका है एटम बम। एटम बम क्या है, ये एक बम है। बम के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे, काफी बड़े हो चुके हैं। तो एटम बम है, जिस एटम बम को अमेरिका के द्वारा जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर क्या किया गया था, छोड़ा गया था। और यह बम इस प्रकार का बम है कि अमेरिका, जापान के नागासाकी और हिरोशिमा, ये दो जगह है, इन पर क्या किया था, एटम बम ले जाकर के छोड़ दिया था। और उसका परिणाम आज भी हिरोशिमा और नागासाकी भुगतान कर रहा है। कैसे, आज भी वहां जो लोग पैदा होते हैं एक भी सही सलामत पैदा नहीं होते। कोई लंगड़ा होगा, कोई लूला होगा, कोई अंधा होगा, कोई काना होगा। मतलब इस प्रकार के इस बम का ही, एटम बम का ही कमाल है। अब ये मान लीजिए कि एटम बम कितना खतरनाक होता है, इसी से अंदाजा आप लगा सकते हैं कि आज कितने वर्षों पहले छोड़ा गया था, लेकिन आज भी जो बच्चे वहां पैदा होते हैं उसमें कुछ न कुछ खामियां जरूर रहती हैं। सही सलामत एक भी बच्चे पैदा नहीं होते। कहां के, हिरोशिमा और नागासाकी के। तो ये रहा एटम बम का कमाल। अब अगला आपका आता है गिंगो क्या है, देखिए जब अमेरिका के द्वारा हिरोशिमा और नागासाकी पर बम छोड़ा गया था तो उस टाइम वहां की सारी प्रकृति नष्ट हो गई थी। सारी जीव और सारी प्रकृति सब कुछ नष्ट हो गया था। किसके द्वारा, एटम बम के द्वारा। तो एक पौधा उस एटम बम को गिराने के पश्चात, सब कुछ ध्वस्त होने के पश्चात, उसमें उसके जमीन पर यानी हिरोशिमा और नागासाकी के जमीन पर सबसे पहला उगने वाला जो पौधा था वह कौन था, गिंको था। वह कौन था, गिंको था। तो गिंको एटम बम गिरने के बाद, हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिरने के बाद सब उगने वाला सबसे पहला पौधा कौन था, गिंको था। यह एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको जरूर याद रखिएगा। अब अगला आता है मांसाहारी। देखिए जो जीव होते हैं वह, अगर कोई भी जीव है तो उसको खाने की तो आवश्यकता होगी, उसको आहार की तो आवश्यकता होगी ही। तो कुछ जीव ऐसे होते हैं कि जो कि क्या करते हैं, एक दूसरे जीव को ही खाते हैं। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो एक दूसरे ही जीव को खाते हैं। तो ऐसा जीव जो कि एक दूसरे जीव को खाता हो, उसे हम क्या कहते हैं, मांसाहारी कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, मांसाहारी कहते हैं। और दूसरा आपका है शाक आहारी, यानी कि जो क्या करता हो, साग सब्जी खाता हो।
जो कि मतलब प्रकृति से उत्पन्न जो साग सब्जी होती है, जो कि साग सब्जी खाता हो, दूसरे जीवों को न खाता हो, वह क्या कहलाता है? शाकाहारी। अब अगला आता है कि मनुष्य, बताइए कैसा है, शाकाहारी है या मांसाहारी? तो मनुष्य जो है सर्वाहारी है, क्योंकि मांस भी खाता है और साग भी खाता है, तो इसलिए मनुष्य को क्या कहेंगे? शाकाहारी कहेंगे। अगर हम बात करें शेर की, शेर, तो शेर क्या है? शेर मांसाहारी है, क्योंकि शेर घास कभी नहीं खाता। शेर जब भी खाता है तो क्या खाता है? मांस खाता है, तो इसलिए शेर क्या है? मांसाहारी। मनुष्य का है सर्वाहारी, क्योंकि मांसाहारी भी है, शाकाहारी भी है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? सर्वाहारी। अगर हम बात करें किसकी, जैसे अगर हम बात करते हैं किसी की भी कोई पक्षी ले ले, जैसे गौरैया, गौरैया का जिक्र अभी आएगा आपके इस पाठ में। तो गौरैया को अगर ले लें तो गौरैया जो है कैसा पक्षी है? शाकाहारी है, यह मांस नहीं खाता, इसलिए क्या कहा जाएगा? शाकाहारी कहलाएगा। अब देखिए अगला आता है जीवाश्म। जीवाश्म क्या चीज है? इसे हम अवशेष भी कहते हैं, अवशेष। अब देखिए क्या हुआ कि जैसे कोई जीव आया और वह कुछ समय बाद क्या हुआ? खत्म हो गया, विलुप्त हो गया, लेकिन क्या, जब वह जीव था, जीव को खत्म होने के पश्चात, लेकिन जीव को खत्म होने के पश्चात उसके कुछ अवशेष यानी उसकी कुछ मात्रा, जैसे अगर कोई मान लेते हैं कोई जीव खत्म हो गया लेकिन उसका हड्डी वड्डी या ये सब कुछ मतलब उसकी कुछ मात्रा अगर मिल जाती है, तो उसके आधार पर हम ये पता लगा सकते हैं कि वह जीव कैसा रहा होगा। तो उसी को हम कहते हैं जीवाश्म, यानी जीव की छोटी सी मात्रा, जीवाश्म यानी जीव की मात्रा या अवशेष, यही क्या कहलाता है? जीवाश्म। जैसे अगर हम डायनासोर की बात करें तो डायनासोर इस धरती पर आज के डेट में या आज के समय में नहीं मिलेगा। यह 600 वर्ष पहले ही इसकी प्रजाति विलुप्त हो चुकी है। तो क्या 600 वर्ष पहले का आदमी कभी आज तक है जो कि आके हमको बताएगा कि हाँ डायनासोर उसके जमाने में था? नहीं है। तो यह हम कैसे पता लगाए कि आज के 600 वर्ष पूर्व कोई डायनासोर नामक भी था, मतलब उसका डायनासोर नामक जानवर भी ऐसा रहता था जिसकी संरचना ऐसी थी, जो कि आपके बुक में चित्र भी दिया होगा डायनासोर का। तो देखिए इसके जीवाश्म द्वारा ही, डायनासोर के जीवाश्म द्वारा ही, जैसे पृथ्वी पर उसके कुछ जीवाश्म मिले, पृथ्वी के अंदर मिले या कहीं भी मिले, जैसे मतलब समुद्र के तटों पे ही मिले कि उस पे आके अब भले कुछ जमा हो गया हो, लेकिन उसके अंदर जो जीवाश्म मिला, उस जीवाश्म उसके जीव का अंश, कौन से जीव का? डायनासोर के। तो जीव का जो अंश मिला, उसी अंश के सहायता से हम ये ज्ञात कर सके कि डायनासोर कैसा था। तो जो डायनासोर आपका होता है, डायनासोर आपका होता है यह 50 सेंटीमीटर से 40 मीटर तक का होता था। 50 सेंटीमीटर से 40 मीटर तक का होता था। इसके जीवाश्म द्वारा ही ये सब पता चल पाया उसके पूर्व रूपों के बारे में। तो किसी भी चीज का अगर जीवाश्म हमारे पास है तो उसके हम पूर्व रूप का अनुमान जरूर लगा सकते हैं। अब देखिए सिल्केंथ एक आपका आता है, सिल्केंथ। तो देखिए सिल्केंथ क्या है? कभी किसी समय में ऐसा रहा होगा कि समुद्र के किनारे जो मछुआरे होते हैं, मछली पकड़ते हैं, उनके हाथ एक ऐसी विशालकाय मछली फंसी जिसकी आकृति कैसी थी? मछली के ही रूप में थी। उसे ही हम क्या कहते हैं? सिल्केंथ कहते हैं। लेकिन उसकी मछली से कुछ उसकी मतलब उसके गुणों में भिन्नताएं अलग अलग होती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? सिल्केंथ कहते हैं। तो ये रहे आपके कुछ मतलब इस पाठ के महत्वपूर्ण टॉपिक। अब ये आप एक आता है लमेटा घाट। लमेटा घाट क्या है? एक जगह का नाम है, एक टापू है जो कि कहाँ स्थित है? जबलपुर के लगभग में स्थित है। इसी लमेटा घाट में आपका ये गलापगोस के द्वीप, यानी कि गलापगोस एक टापू है, एक समुद्र के अंदर क्या है? टापू है, जबलपुर के ही लमेटा घाट में स्थित गलापगोस एक क्या है? टापू है, एक द्वीप है। उस द्वीप पर कैक्टम्स और अन्य पौधे, छिपकली, पक्षी, कछुआ, वर्मी, ये सब का अध्ययन किसने किया था? डार्विन ने किया था। किसने किया था? डार्विन ने किया था। गलापगोस जब बीगल यानी समुद्री जहाज जो थी, जब भ्रमण करते हुए, और समुद्री जहाज कहां से कहां तक भ्रमण की? इंग्लैंड से दक्षिण अमेरिका तक।
दक्षिण अमेरिका। देखिएगा विश्व के नक्शे में देखिएगा कि इंग्लैंड से दक्षिण अमेरिका यानी कि एक पूरे आधे भारत का चक्र उन्होंने क्या किया, भ्रमण कर लिया। अब इसी इंग्लैंड से दक्षिण अमेरिका के बीच जाने पर एक जबलपुर के लगभग में एक पड़ता है लमेटा घाट। क्या पड़ता है? लमेटा घाट, जिसका एक टापू है जिसे कहते हैं गलापागोस। वहां पे इनका बीगल जो पानी का जहाज था कुछ पल के लिए रुका और वहां पे रुक करके इन्होंने, डार्विन ने उसका अध्ययन किया। किसका? कैक्टम्स, जो कि एक क्या है, प्राणी है, एक जीव है। अन्य पौधे, कुछ अन्य पौधे भी वहां मिले उस टापू पर, उसका भी अध्ययन किया। सरीसृप प्राणी के भी मिले, जैसे छिपकली का भी अध्ययन किया। कुछ पक्षी भी मिले, पक्षियों का भी अध्ययन किया। कछुआ मिले, कछुआ का भी अध्ययन किया। वर्मी मिला, वर्मी का भी अध्ययन किया। तो इस प्रकार से ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक रहे। अब आइए इसको मैं रफ कर दूंगा, फिर आगे कुछ इसके महत्वपूर्ण टॉपिकों का अध्ययन का सफर एवं डार्विन का अनुभव। बीगल का सफर एवं डार्विन के अनुभव। एक्सपीरियंस ऑफ डार्विन एंड जर्नी ऑफ बीगल। डार्विन के अनुभव और बीगल का सफर। देखिए यह सफर मैंने आपको बताया कि कब से कब तक था, 1831 से 1836 के मध्य था। 1831 से 1836 के मध्य था। एक डार्विन नामक जो वैज्ञानिक थे, वही आपको जो मैं कहानी बताया कि इनको एक ऐसा चांस मिला कि समुद्र की यात्रा करने का, समुद्र भ्रमण करने का इन्हें एक मौका मिला। जो बीगल किसका नाम था? बीगल उस जहाज का नाम था, उस समुद्री जहाज का नाम था जिसमें डार्विन ने क्या किया, यात्रा किया। तो बीगल का सफर यानी उस जहाज का सफर के अंतर्गत डार्विन के क्या क्या अनुभव प्राप्त हुए, आइए हम देखते हैं। बाकायदे पॉइंट बना करके नोट्स करते जाएंगे। तो देखिए इसमें बीगल के सफर में डार्विन ने क्या क्या अनुभव किया, आइए देखते हैं। सबसे पहले देखिए इन्होंने ये पाया कि उष्ण कटिबंधीय जंगलों में कई प्रकार के प्राणियों और उनके आवास का अवलोकन डार्विन ने पहली बार किया था। अब देखिए नंबर 2, कई प्रकार के जीव दिखे। वहां पे उनको कई प्रकार के जीव दिखे जिसमें अद्भुत खाद्य श्रृंखला मिली। दक्षिण अमेरिका के जंगलों एवं पहाड़ों पर तरह तरह के जीवों में संघर्ष दिखाई दिए। मरो या मरो, भौगोलिक स्थिति के अनुसार जो ढल गया वह बचे। नंबर 3, समय के साथ साथ महाद्वीप व महासागरों में बदलाव भी आ सकते हैं। इन्होंने कुछ ऐसे तत्वों का अवलोकन किया जिनके अनुसार समय के अनुसार उनमें बदलाव भी आ सकते हैं। चौथा नंबर, दक्षिण अमेरिका के पहाड़ों पर उन्हें ऐसी चट्टानें मिली जिसमें उन्हें समुद्री जीवों के जीवाश्म मिले। देखिए दक्षिण अमेरिका में इन्हें कुछ ऐसी चट्टानें भी मिली जहां पे इनको इनके जीवों का क्या मिला, जीवाश्म मिला, जिसके आधार पे, जीवाश्म के आधार पर इन्होंने उस जीव के बारे में अध्ययन करना शुरू किया। नंबर 5, रेतीली समुद्री किनारों के स्थान पर ऊंचे चट्टान से घिरे समुद्री किनारों के अवलोकन से पाया कि निरंतर चलने वाली प्रक्रियाओं से भी पृथ्वी की कई सतह पर परिवर्तन आ सकता है। अगला 6वां, विशालकाय विलुप्त स्तनधारी सरीसृप इत्यादि के जीवाश्म से पता चला कि पूर्वी के जीवों और वर्तमान के जीवों में भिन्नताओं के साथ साथ समानताएं ही थी। जो मतलब विलुप्त हो चुके थे, विशालकाय स्तनधारी जो थे सरीसृप, मतलब पृथ्वी पर चलने वाले जो प्राणी थे, उनके जीवाश्मों से ये पता चला कि जो पहले के जीवाश्म थे, अब के जीवाश्मों में भिन्नताएं तो जरूर मिलती हैं, लेकिन भिन्नताओं के साथ साथ समानताएं भी मौजूद हैं, समानताएं भी देखने को मिलती हैं। तो इस प्रकार से बीगल के सफर में डार्विन ने अनुभव किया। क्या क्या अनुभव किया? सबसे पहले जब इन्होंने बीगल के सफर में उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों का जब अध्ययन किया तो उसमें कुछ ऐसे जीव और कुछ ऐसे जीवों के आवास इन्हें ऐसे मिले जिनका अध्ययन इन्होंने पहली बार किया था। क्या किया था? पहली बार किया था। और इन्होंने आगे जब देखा
आगे जब बीगल आगे जब बढ़ा, आगे के सफर में इन्होंने यह भी देखा और यह भी इन्होंने पता लगाया कि एक इनको विशेष प्रकार की परंपरा देखने को मिली, विशेष प्रकार की व्यवस्था देखने को मिली, मरो या मारो। यानी कि अगर कोई जीव जीवित है तो उसको खाने की भी जरूरत पड़ेगी। खाने के लिए क्या करेगा? किसी अन्य जीव का शिकार करेगा, अन्य जीव को मारेगा, और जो नहीं मार पाएगा वह खुद खाए बिना मर जाएगा। वही बिना खाए तो जीवित नहीं रह सकता। तो अगर जो नहीं मार सकता वह खुद से मर जाएगा, और जो मार सकता है वह जीवित रहेगा, और जो जीवित रहेगा उसकी संख्या में आगे निरंतर क्या होती जाएगी? वृद्धि होती जाएगी। जो भौगोलिक स्थिति के अनुसार बच जाएगा, जो भौगोलिक स्थिति के अनुसार बच जाएगा, वही क्या करेगा? उसी जीव का ही विकास होगा। जो मर गया उसका तो बाजार खत्म हो जाएगा। और समुद्र के किनारे जो रेतीली पहाड़ टाइप के जो क्षेत्र थे, उनसे इन्होंने यह पता लगाया कि हम आने वाले समय में पृथ्वी पर काफी मात्रा में परिवर्तन हो सकता है। और इन्होंने यह भी देखा बीगल के सफर में इनको जो बड़े बड़े जीवों के जैसे विशालकाय स्तनधारी हैं, सरीसृप वर्ग के जो प्राणी हैं, इनके जो जीवाश्म मिले, उस जीवाश्म का अध्ययन करने पर इन्होंने ये पाया कि जो पहले के जीव थे और अब के जीव में भिन्नताएं तो हैं, अलग अलग तो भिन्नताएं तो जरूर बहुत सारी हैं, लेकिन उन भिन्नताओं के साथ साथ समानताएं भी उपस्थित हैं। तो यही आपके बीगल के सफर में डार्विन महोदय ने अनुभव किया अपना। तो देखिए, इसमें एक इंपॉर्टेंट प्रश्न भी है आपका। इसमें एक प्रश्न आपको ये दे देगा कि ये बताइए कि बीगल का सफर कब से कब तक चला? बीगल का सफर कब से कब तक चला और कहां से कहां तक का था? तो बीगल का सफर कहां से कहां तक का था? 1831 से 1836। और दूसरा कहां से कहां तक था? तो इंग्लैंड से दक्षिण अमेरिका तक का सफर था। और यह कब से कब तक चला? 1831 से 1836 के बीच में चला। देखिए, हमारा अगला जो टॉपिक है वह है जीवों के विकास में आवास और उसका प्रभाव। देखिए, जीवों के विकास के लिए तीन चीज की आवश्यकता पड़ती है। क्या क्या? भोजन सबसे पहला चीज है, भोजन। अगर जैसे देखिए, कोई भी जीव अगर भोजन नहीं पाएगा तो उसका विकास नहीं हो पाएगा। देखते हैं कि जो भी जीव, हमारे मनुष्य को ही जैसे देख लीजिए कि कोई जीव एक समान नहीं होता। कोई इतना बड़ा होता है तो कोई डांटा होता है, तो कोई लंबा होता है, तो कोई मोटा होता है, तो कोई चौड़ा होता है। मतलब इस प्रकार के जीवों में भिन्नताएं मिलती हैं। तो ये भिन्नताएं क्यों मिलती हैं? उसके भोजन पे ही डिपेंड करता है। जब खाना किसी को नहीं दिया जाएगा तो बेचारा उसकी वृद्धि और विकास क्या होगा? तो सबसे पहला जो इसका अंतर पड़ता है जिससे, वह है भोजन। यानी कि जीवों के विकास में सबसे पहला आवश्यक चीज क्या है? भोजन है। दूसरा क्या है? प्रजनन। प्रजनन को आगे आप समझेंगे। प्रजनन यानी एक जीव से दूसरे जीव की उत्पत्ति करना। तो भोजन और प्रजनन, भाई एक जीव से अगर दूसरे जीव की उत्पत्ति नहीं होगी तो जीवों का विकास होगा कहाँ? एक जीव भाई एक लिमिट समय के बाद पश्चात वो खत्म हो जाएगा, तो फिर अगला जीव बचेगा ही नहीं। तो इसलिए प्रजनन की आवश्यकता है। और दूसरा चीज सुरक्षा। भाई देखिए, तीन चीजें एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भोजन, प्रजनन और सुरक्षा। तो भोजन तो समझ गए कि भोजन किस प्रकार आवश्यक है। दूसरा आपका है प्रजनन भी समझ गए किस प्रकार की आवश्यक है। और सुरक्षा, देखिए हमने आपको बताया कि बीगल के सफर में डार्विन ने यह अनुभव किया कि एक उनको विशेष प्रकार की परंपरा मिली कि मारो या मरो। तो देखिए, जो प्राणी सुरक्षित है यानी जो मार सकता है, यानी किसी के भी मारने से बच सकता है, वही क्या है? सुरक्षा। अगर किसी भी जीवों की सुरक्षा नहीं है तब तो वह खत्म ही हो जाएगा, बचेगा ही नहीं। और जब जीव ही नहीं बचेगा तो जीवों का विकास किस प्रकार से होगा? ठीक है। अब देखिए, जो हमारा अगला टॉपिक है, जीवों के विकास का सिद्धांत। अब क्या है हमारा टॉपिक? देखिए, जीवों का विकास का सिद्धांत, ये जो डार्विन के अवलोकन है, डार्विन के अवलोकन के आधार पर जीवों के विकास के क्या क्या सिद्धांत हैं, आइए हम इसको देखते हैं। जीवों के विकास का सिद्धांत। जीवों के
सिद्धांत, जीवों के विकास का सिद्धांत। तो आइए देखते हैं कि जीवों के विकास का सिद्धांत क्या है। सबसे पहले नंबर 1, जीवों में विविधताएं पाई जाती हैं जिसके कारण उन्हें जीने की क्षमता में भी थोड़े बहुत अंतर पाए जाते हैं। कोई कम जीता है, कोई ज्यादा, किसी की कम संतान होती है, किसी की ज्यादा। वही परिवेश में ढलकर जीते हैं और उनकी एक नई प्रजाति देखने को मिलती है, यानी कि वही परिवेश में ढलकर जीते हैं और एक नई प्रजाति देखने को मिलती है। नंबर 2, विश्व में प्रजातियों की रचना एक झटके में नहीं हुई, पहले से ही मौजूद प्रजातियों से हुई, यानी कि पहले से जो प्रजातियां मौजूद थी उन्हीं से हुई। नंबर 3, विविध जीवों की उत्पत्ति एक समान पूर्वज से ही हुई है, इसलिए विकास की प्रक्रिया को शाखित पेड़ के रूप में हम समझ सकते हैं। नंबर 4, किसी भी जनसंख्या में पाए जाने वाले जीव में भिन्नताएं होती हैं, इसमें से कुछ भिन्नताएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाती हैं। नंबर 5, हर प्राणी विशेष का अस्तित्व बनाए रखने के लिए उसमें कुछ खास भिन्नताएं होती हैं। एक प्रजाति में यह भिन्नताएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचती हैं तो धीरे धीरे संतान जनक पीढ़ी से अलग होती रहती है और एक नई प्रजाति का रूप ले लेती है। प्रजातियों का विकास पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचने वाली ऐसी कुछ भिन्नताओं से होता है और किसी परिस्थिति में ये लाभदायक सिद्ध होती है। अब देखिए, इसमें सबसे पहला चीज तो जीवों के विकास का सिद्धांत कि जीवों में क्या पाई जाती है, विविधताएं पाई जाती हैं। अगर जीवों में विविधताएं नहीं पाई जाती तो सभी जीव एक प्रकार के होते। आज हम मनुष्य, मेढक, चिड़िया, बंदर, ये सब में कैसे भिन्नताएं पाते, नहीं मिल पाता भिन्नताएं हमको। अगर भिन्नताएं नहीं होती तो इन जीवों को पहचान हम नहीं पाते। तो सबसे पहला चीज कि जीवों में भिन्नताएं पाई जाती हैं जिसके आधार पर कोई जीव कम जीता है तो कोई बहुत ज्यादा जीता है, कोई 100 साल जीता है तो कोई 2 साल जीता है तो कोई 10 दिन जीता है। भाई बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो 10 दिन भी जीते हैं, बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो 100 साल तक भी जीते हैं। तो इस प्रकार की भिन्नताएं पाई जाती हैं। किसी की कम संतानें होती हैं तो किसी की ज्यादा। जैसे मछली देख लीजिए, मछली की बहुत सारे बच्चे होते हैं, लेकिन अगर मनुष्य के देख लीजिए तो मनुष्य के 2, 4, 5, 10, 20 तक भी बच्चे होते हैं मनुष्य के, और मछली के ढेर सारे बच्चे होते हैं। तो इस प्रकार से कि मतलब किसी की कम संतान होती है तो किसी की ज्यादा। और दूसरी चीज सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कि यह भिन्नता अगर नहीं होती तो क्या हम जीवों को पहचान पाते? भाई आज देखिए, मनुष्य अलग प्रकार का दिखता है और चिड़िया अलग प्रकार की दिखती है, लेकिन उसी जीव से उसी के समान जीव की उत्पत्ति होती है। जैसे अगर मनुष्य है तो मनुष्य से भाई उससे मिलता जुलता ही जीव उत्पन्न होगा। आपने देखा है कि एक मनुष्य एक ही जैसा दिखता हो, 2 मनुष्य एक ही जैसा दिखता हो, ऐसा शायद ही होता है, क्योंकि कुछ न कुछ भिन्नताएं हमें जरूर देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहला जीवों के विकास का जो सिद्धांत है कि भिन्नताएं जरूर मिलेगा, चाहे कोई भी जीव हो उसमें भिन्नताएं जरूर मिलेंगी। एक जीव दूसरे जीव के जैसा नहीं होगा, कुछ न कुछ भिन्नताएं जरूर होंगी। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जीवों के विकास का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दूसरा चीज कि देखिए, जितने भी जीव की उत्पत्ति हुई एक ही झटके में नहीं हुई कि फट से आ गया सब। एक ही प्रजाति के द्वारा उसी प्रकार के जीव की उत्पत्ति हुई है, एक ही झटके में कोई नहीं आ गया है। देखिए, हर प्राणी का अस्तित्व बनाए रखने के लिए उसमें ये आवश्यक है कि भिन्नताएं होनी चाहिए। अगर मान लेते हैं कि अगर हमारे ही शकल का, हमारे ही गुण का अगर कोई और व्यक्ति हो तो हम में और उसमें क्या भिन्नताएं रह जाएंगी? कोई भिन्नताएं नहीं रह जाएंगी, कोई पहचान नहीं रह जाएगी। तो जीवों के विकास के लिए सबसे मोस्ट जो है कि इसमें विविधताएं होनी चाहिए। ये समय के हिसाब से सब कुछ परिवर्तन होता है। जैसे इन्होंने जब बीगल का सफर किया तो उसमें एक जो आपका आया था लमेटा घाट, जिसमें गलापागोस द्वीप का जो अध्ययन किया, उस गलापागोस द्वीप पर इनका जब बीगल जाकर के रुका तो इन्होंने जीवों का अध्ययन किया। तो वहां पे इन्होंने देखा फिंच नामक जो पक्षी था, क्या था? फिंच, जिसे हमारे इंडिया में गौरैया कहते हैं। क्या कहते हैं? गौरैया कहते हैं। उधर इंग्लैंड या अमेरिका में इसको फिंच कहते होंगे उस टाइम में। तो ये जो फिंच नामक पक्षी था, ये वहां पे इन्होंने देखा उस द्वीप पर कि कई द्वीपों पर इन्होंने देखा तो जो फिंच नामक पक्षी था वह अलग अलग प्रकार का था। क्या था? अलग अलग प्रकार का था। जो फिंच नामक पक्षी था वह अलग अलग प्रकार का था। कैसे? देखिए, उन्होंने विशेष निरीक्षण किया उसके चोंच पर। किसी का चोंच बड़ा था तो किसी का चोंच छोटा था, तो किसी का चोंच
पतला था तो किसी का चोंच मोटा था, और उस चोंच या उसके आकार रंग रूप में परिवर्तन जरूर देखने को मिला। उन्होंने अलग अलग द्वीपों पर जाकर के देखा, अलग अलग द्वीपों पर जाकर के अध्ययन किया, और हर द्वीप पर जो फिंच नामक पक्षी था उसके रंग रूप बनावट में उनको जरूर अंतर देखने को मिला। तो वह अंतर क्यों था? आखिर पक्षी तो फिंच ही है, तो वह अंतर क्यों मिला? वह अंतर क्यों मिला? क्योंकि उसका भोजन, हर एक द्वीप पर उसका भोजन क्या था? अलग अलग था। हर एक द्वीप पर उसका भोजन अलग अलग था। कोई कीड़ा मकोड़ा खाते थे, तो कोई फलों की कलियां खाते थे, तो कोई फल खाते थे, तो कोई फलों के बीज खाते थे। तो इस प्रकार से उनके भोजन और आवास में भिन्नताएं थी, और भोजन और आवास में भिन्नताएं होने के कारण जो फिंच नामक पक्षी था वह उनका आकार, रंग रूप और आकार अलग अलग देखने को। तो हमारा अगला टॉपिक है सजाती लक्षणों का अवलोकन। देखिए, डार्विन ने बीगल के सफर के पश्चात कुछ सजाती लक्षणों का अवलोकन किया। जैसे अगर हम देख लें मनुष्य और छछूंदर मनुष्य और छछूंदर को देख लें, इसके अग्रपाद को देख लें, के अग्रपाद, मनुष्य और छछूंदर के अग्रपाद, मनुष्य और छछूंदर के अग्रपाद यानी कि हाथों को देखें तो जो छछूंदर और मनुष्य के जो हाथ हैं, दोनों के जो अग्रपाद हैं वह काफी आपस में मिलते जुलते हैं। जैसे कि जो मनुष्य के जो ह्यूमेरस, मनुष्य के हाथ की जो यहाँ पे जो हड्डी होती है इसे हम कहते हैं ह्यूमेरस। तो यही ह्यूमेरस हड्डी छछूंदर के भी हाथों में देखने को मिली। ह्यूमेरस से जो जुड़ी हुई हड्डी होती है वह होती है रेडियस। तो रेडियस भी छछूंदर के अग्रपाद में देखने को मिली और मनुष्य के भी अग्रपाद में देखने को मिली। दूसरा होता है अल्ना, इसके बाद जो हड्डी जुड़ी होती है वह अल्ना, यानी ह्यूमेरस के बाद रेडियस, रेडियस के बाद अल्ना, ये आपस में हड्डियां क्या होती हैं? जुड़ी हुई होती हैं। तो ह्यूमेरस, रेडियस और अल्ना मनुष्य में भी देखने को मिली और छछूंदर में भी देखने को मिली, लेकिन इनकी रंग रूप बनावट तो एक जैसी है, इनकी उत्पत्ति भी एक जैसी हुई है, यानी इनके पूर्वज लगभग एक ही थे। इनके पूर्वज बहुत साल पहले क्या थे? लगभग एक ही थे। लेकिन इनके कार्यों को अगर देखा जाए, इनके कार्यों को, तो मनुष्य का जो हाथ है उनका कार्य कुछ अलग होता है, और जो छछूंदर का जो हाथ है वह उसको चलने के लिए काम करता है, उसके चलने के लिए काम करता है। जबकि मनुष्य हाथ से नहीं चलता, मनुष्य को चलने के लिए पैर ऑलरेडी होता है, लेकिन जो छछूंदर होता है उसका हाथ और उसके हाथ की जो बनावट है वह लगभग क्या है? एक ही जैसी है, लेकिन इनके कार्यों में क्या है? अंतर पाया जाता है। जैसे अगला अगर हम देख लें, जैसे भेड़ और कुत्ते की अगली टांग, भेड़ व कुत्ते की अगली टांग, भेड़ और कुत्ते की जो अगली टांग है वह भी क्या है? एक जैसी ही दिखाई देती है। जैसे अगर हम देख लें चमगादड़ और डॉल्फिन और सील के पंख, डॉल्फिन और सील एक पक्षी है, तो इनके जो पंख हैं इन पंखों की भी बनावट एक जैसी है। चमगादड़, डॉल्फिन और सील के भी पंखों की बनावट एक जैसी है, यानी इनके भी पूर्वज एक जैसे थे। लेकिन हर किसी के, डॉल्फिन क्या है? एक मछली है, तो इसके पंख और क्या है? जो सील होती है इसके पंख और चमगादड़ के पंख दोनों एक जैसे ही होते हैं, लेकिन सभी का कार्य क्या है? अलग अलग है। तो यानी कि कहने का मतलब यह है कि इनको किस रूप में रखा जाएगा? इनका कहलाएगा यह लक्षण इनका क्या कहलाता है? सजातीय लक्षण। क्या कहलाता है? सजातीय लक्षण। इनका यह लक्षण क्या कहलाएगा? सजातीय लक्षण। तो कोई आपसे अगर ये पूछे कि सजातीय लक्षण क्या है, तो किसी भी जीव के अंगों का ऐसा लक्षण, किसी भी जीव के अंगों का ऐसा लक्षण जो कि रंग रूप और बनावट में तो लगभग एक जैसा हो, किंतु उसके कार्य अलग अलग हों,
रंग रूप बनावट में लगभग एक रंग रूप नहीं कह सकते हैं, बनावट उसका एक ही जैसा हो, दिखने में एक ही जैसा हो, लेकिन उसका कार्य अलग अलग हो। इसकी परिभाषा लिखेंगे सजातीय लक्षण की कि जीवों के ऐसे लक्षण, जीवों के अंगों के ऐसे लक्षण जिनकी बनावट एक जैसी हो किंतु उनके कार्य अलग अलग हो, तो ऐसा लक्षण क्या कहलाता है? सजातीय लक्षण कहलाता है। अगला आता है समृद्ध लक्षण। समृद्ध लक्षण, समृद्ध लक्षण। तो समृद्ध लक्षण क्या होता है कि जैसे अगर हम देखें तितली और पक्षियों के पंख, तितली और पक्षियों के पंख, तितली और पक्षियों के पंख अगर देखें तो जो तितली का पंख होता है यह चमड़ी से जुड़ा होता है, उसके क्या होता है? त्वचा से जुड़ा होता है। तितली का जो पंख होता है, आप कभी तितली देखे होंगे तो तितली को ध्यान से देखिएगा कि तितली के जो पंख होते हैं उसके चमड़ी से जुड़ा होता है, उसके त्वचा से जुड़ा होता है, लेकिन जो पक्षियों के पंख होते हैं उनके पैरों से जुड़े होते हैं। पक्षियों के पंख जो होते हैं उनके पैरों से जुड़े होते हैं, यानी कि तितली और पक्षियों के पंखों में जो पंखों की जो बनावट है वह एक जैसी बिल्कुल नहीं है। यहाँ देखिए मनुष्य और छछूंदर के जो अग्रपाद थे एक जैसे थे, भेड़ और कुत्ते की जो अगली टांग थी एक जैसी है, चमगादड़ और डॉल्फिन और सील के पंख जो हैं एक जैसे हैं, किंतु इनका कार्य अलग अलग है, इसलिए इसे हम कहते हैं सजातीय लक्षण। लेकिन तितली और पक्षियों के पंख जो हैं इनकी बनावट अलग अलग है। तितली की जो पंख है त्वचा से जुड़ी होती है, पक्षियों की जो पंख है पैरों से जुड़ी हुई होती है, तो इनकी बनावट अलग अलग है, लेकिन कार्य तितली भी उड़ती है, पंखों का काम क्या है? उड़ाना। तो तितली के पंख तितली को भी उड़ाते हैं, पक्षियों के पंख पक्षियों को भी उड़ाते हैं, तो इनके कार्य एक जैसे हैं किंतु बनावट अलग अलग है। तो ऐसे लक्षण, जीवों के ऐसे लक्षण, जीवों के अंगों के ऐसे लक्षण जिनकी बनावट तो एक जैसी हो लेकिन कार्य एक जैसा, जिनका कार्य एक जैसा हो किंतु बनावट उसकी क्या हो? अलग हो, तो उसे हम कहते हैं कौन सा लक्षण? समृद्ध लक्षण कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? समृद्ध लक्षण कहते हैं। तो इसकी आप परिभाषा लिखिए, फिर आगे चलते हैं, देखते हैं। अनुकूलन और प्रजातिकरण। अब अनुकूलन क्या होता है और प्रजातिकरण क्या होता है? सबसे पहले हम देखेंगे अनुकूलन। तो अनुकूलन क्या होता है? देखिए हमने बताया बीगल के सफर में कि जब इन्होंने फिंच नामक पक्षी का अध्ययन किया, किसका अध्ययन किया? फिंच नामक पक्षी का, तो अलग अलग टापुओं पर गए तो अलग अलग प्रकार के फिंच इनको देखने को मिले। हर एक टापू पर अलग अलग प्रकार का फिंच देखने को मिला। क्यों? क्योंकि उसका आवास बदल गया, भाई यहां से वहां चला गया, तो जो फिंच यहां से उड़ करके वहां चला गया तो आवास और भोजन के कारण उनके रंग रूप और बनावट में भिन्नता देखने को मिली। जो फिंच यहाँ पे अलग प्रकार का था वहां पे क्या हो गया? अलग प्रकार का हो गया। तो वो क्यों हुआ? उसमें परिवर्तन क्यों हुआ? उसमें रहन सहन आवास के कारण, खान पान और आवास के कारण वह जहां गया उसी रूप में ढल गया। तो किसी भी जीव का, तो देखिए जैसे बीगल के सफर में जो फिंच नामक पक्षी का जो अध्ययन किया गया तो इन्होंने देखा कि अलग अलग द्वीप पर अलग अलग प्रकार के फिंच मिले। तो क्यों मिले? क्या कारण था? क्योंकि देखिए यहाँ से जो फिंच उड़ करके अलग फिंच पक्षी यानी गौरैया जो थी वह यहाँ से उड़ करके अगर इस द्वीप से उड़ करके अगले द्वीप पर चली गई तो वहां उसका क्या क्या बदल गया? उसका भोजन, भाई यहाँ पे हो सकता है उसको क्या मिलता हो? कीड़े मकोड़े मिलते हो, वहां जाकर के उसको फल खाना पड़ रहा हो या उसके बीज खाना पड़ रहा हो, और जहाँ पे जो जलवायु थी, जो वहां यहाँ पे जो आवास था, घर का बनावट था, जो आवास था, रहन सहन उसका था, वहां पे उसका रहन सहन क्या होता है? बदल जाता है। तो रहन सहन और आवास बदल जाने के कारण उसमें हमें क्या देखने को मिली? भिन्नता देखने को मिलती है। तो वही क्या कहलाता है? अनुकूलन कहलाता है। किसी भी जीव का उसके आवास के अनुसार ढल जाना ही क्या कहलाता है? अनुकूलन कहलाता है। किसी भी जीव का उसके आवास के अनुसार, उसके रहन सहन और आवास के अनुसार ढल जाना ही क्या कहलाता है? अनुकूलन कहलाता है। अब अगला आता है प्रजातिकरण। प्रजातिकरण
प्रजातिकरण थे। एक द्वीप से दूसरे द्वीप पर जाने के पश्चात उनका क्या हो गया, अनुकूलन हो गया। वह इतने अनुकूल हो गए कि एक दूसरे फिंच के साथ, मतलब एक दूसरे फिंच के साथ, एक दूसरे कहने का मतलब कि इस द्वीप के फिंच के साथ और इस द्वीप के फिंच, इस द्वीप के फिंच इस द्वीप के फिंच के साथ आपस में प्रजनन नहीं कर सकते। इनमें इतनी भिन्नता आ गई, इतना अनुकूलन हो गया, जैसे जो फिंच इस द्वीप पर उपस्थित थे और जो द्वीप इस द्वीप पर उपस्थित थे। यहाँ पहले फिंच मान लेते हैं कि ये क्या हुआ कि जैसे इस द्वीप पर कोई फिंच इस द्वीप से उड़ करके इस द्वीप पर आ गया और यहाँ पे रहन सहन और आवास यहाँ के अपेक्षा क्या था, भिन्न था। उस भिन्नता के कारण इस फिंच में और इस फिंच में क्या क्या देखने को मिला, परिवर्तन देखने को मिला, जिसे हम क्या कहते हैं, अनुकूलन। किसी भी जीव का रहन सहन और आवास में भिन्नता के कारण उसमें जो परिवर्तन आता है उसे हम क्या कहते हैं, अनुकूलन। अब आता है प्रजातिकरण। देखिए क्या था कि जब यहाँ का फिंच यहाँ उड़ करके आ गया तो यहाँ का रहन सहन और आवास यहाँ का रहन सहन और आवास से काफी भिन्न था, जिसके कारण इन दोनों फिंचों में इतनी भिन्नता आ गई, यहाँ के फिंच और यहाँ के फिंचों में इतनी ज्यादा भिन्नता आ गई कि ये फिंच और ये फिंच आपस में प्रजनन नहीं कर सकते। यानी ये दोनों मिलकर के आपस में तीसरे जीव की उत्पत्ति नहीं कर सकते। तो इस प्रकार की भिन्नता को हम क्या कहते हैं, प्रजातिकरण कहते हैं। इस प्रकार की भिन्नता को क्या कहते हैं, प्रजातिकरण कहते हैं। विविधता के आधार पर, जीवों में विविधता के आधार पर अलग अलग प्रजातियों का बनना ही क्या कहलाता है, प्रजातिकरण कहलाता है। जीवों में भिन्नता के आधार पर देखिए यहाँ के फिंच और यहाँ के फिंच अलग अलग प्रकार के थे और इतने अलग हो गए कि एक दूसरे से प्रजनन नहीं कर सकते। तो ये भिन्नता क्यों आई, अनुकूलन के कारण आई। क्यों आई, अनुकूलन के कारण आई। और जीवों में विविधता के आधार पर, जीवों की विविधता के कारण उनमें अलग अलग प्रजातियों का बनना क्या कहलाता है, प्रजातिकरण कहलाता है। एक लाइन में जीवों के मध्य विविधता के कारण उनमें अलग अलग प्रजातियों का बनना क्या कहलाता है, प्रजातिकरण कहलाता है। यानी कि यहाँ के जो फिंच थे, यहाँ के फिंच से इतने भिन्न थे कि यहाँ का जो रंग रूप और आकार था, यहाँ के रंग रूप और आकार से इतना भिन्न था कि एक दूसरे के साथ ये प्रजनन नहीं कर सकते। यानी कि इसकी प्रजाति अलग हो गई, इसकी प्रजाति अलग हो गई, जो किसके कारण हुई, अनुकूलन के कारण हुई, जीवों में विविधता के कारण हुई। तो जीवों में विविधता के कारण अलग अलग प्रजातियों का बनना क्या कहलाता है, प्रजातिकरण कहलाता है। अलग अलग प्रजातियों का बनना क्या कहलाता है, प्रजातिकरण कहलाता है। इसका जो लास्ट टॉपिक है वह है प्रजाति। आइए समझ लेते हैं कि प्रजाति क्या होती है। प्रजाति का मतलब ये होता है, प्रजाति उन जीवों के समूह को कहते हैं, प्रजाति उन जीवों के समूह को कहते हैं जो कि आपस में क्या कर सकते हैं, लैंगिक प्रजनन कर सकते हैं। लैंगिक प्रजनन, जो आपस में इस प्रकार के जीवों का समूह जो आपस में क्या कर सकता है, लैंगिक प्रजनन कर सकता है, वह क्या कहलाती है, प्रजाति कहलाती है। जैसे मनुष्य आपस में क्या है, एक प्रजाति है। मनुष्य प्रजाति के जितने लोग हैं एक दूसरे के साथ लैंगिक प्रजनन कर सकते हैं। इसलिए मनुष्य जो है वह क्या है, प्रजाति है। जितनी चिड़िया हैं, जितनी क्या मतलब, जैसे गौरैया को अगर देख लें तो जो गौरैया है एक दूसरे गौरैया के साथ क्या कर सकती है, लैंगिक प्रजनन कर सकती है। तो जो गौरैया है तो गौरैया एक क्या है, प्रजाति है। जो शेर है, एक शेर दूसरे शेर के साथ लैंगिक प्रजनन कर करके अपने जैसी दूसरी संतान उत्पन्न कर सकता है, तो शेर क्या है, प्रजाति है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आपका ये चैप्टर फिनिश होता है। हमें उम्मीद है कि आज हमने जो भी पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। 1 मिनट का समय जरूर निकाल करके आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, समझ में आया या नहीं आया। तो प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में इतना ही। हमें उम्मीद है कि आज हमने जो भी पढ़ा आपको अच्छे समझ में आया होगा। फिर भी किसी भी प्रकार का कोई अगर डाउट है, किसी भी प्रकार का अगर आपके दिमाग में कोई प्रश्न है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे। आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। मैं प्रत्येक बच्चे का एक कमेंट पढ़ता हूँ और उसका रिप्लाई करता हूँ। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे। तब तक के लिए गुड बाय।